एवरीवन, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं लास्ट पोर्शन ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, जिसे हम बोलते हैं पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। 2, 3, 4 पॉली हैलोजन कंपाउंड्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो फटाफट से आ जाओ, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है वो है डाइक्लोरोमीथेन। अब पढ़ना क्यों है और क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इसके यूजेस और एनवायरमेंटल इफेक्ट। ये जो जितने भी पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हैं ये है तो केमिकल्स, राइट। तो केमिकल्स कहीं ना कहीं तो यूज में भी आते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हम इतनी ज्यादा अपडेटेड वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो यार इनके बिना तो पॉसिबल है नहीं। हर चीज केमिकल्स इन्वॉल्व करिए तो कहीं ना कहीं इनके यूजेस भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हैं। तो क्या क्या है ये सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। डाइक्लोरोमीथेन है, दिस इज सिंगल कार्बन, मीथेन सिंगल कार्बन। इसी पर 2 क्लोरीन एटम्स है, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी। अब आपको ये स्ट्रक्चर जाना पहचाना लग रहा होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं। आ जाओ देखते हैं। डाइक्लोरोमीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। एज अ सॉल्वेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। एज अ पेंट रिमूवर, पेंट को रिमूव करने के लिए। एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स, एरोसॉल्स को एक मीडियम देता है। एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स मतलब ड्रग्स जब बनती हैं तो उस प्रोसेस में जो कहीं सॉल्वेंट्स लगते होंगे उनमें से डाइक्लोरोमीथेन एक होता है, ठीक है। यूज्ड एज मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। मेनली सॉल्वेंट्स का काम होता है या तो पूरे प्रोसेस में एज अ सॉल्वेंट एक्ट करना, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ हम सॉलिड के टर्म्स में प्रोसेसिंग करेंगे तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है, सॉल्वेंट तो होता ही होता है। तो एक मेजर यूज ये है। दूसरा मेजर यूज होता है क्लीनिंग के लिए। तो फर्स्ट क्लीनिंग हमने देखी थी एज अ पेंट रिमूवर, सेकेंड मेटल क्लीनिंग के लिए भी यूज होता है, ठीक है। हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो, कोई भी आप किसी भी केमिकल की बात करो, सारे ही केमिकल्स ह्यूमन हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तो ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस है, इसीलिए यहाँ पर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। एक्सपोजर टू इवन लोअर लेवल्स, थोड़े बहुत लेवल्स भी हार्मफुल होते हैं। एंड दे कॉज स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन मतलब देखने में सुनने में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो जाती है। हायर लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कॉज डिजीनेस, नींद आती है, नोसिया, वॉमिटिंग वाली फीलिंग, टिंगलिंग एंड नम्बनेस। नम्बनेस मतलब वी कैनॉट फील, वी कैनॉट सेंस आवर ऑर्गन्स, ठीक है। इन ह्यूमंस डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विथ मिथिलीन क्लोराइड कॉजेज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ स्किन। कोई भी केमिकल अगर डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है गलती से ही सही तो इरिटेशन और रेडनेस तो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, बहुत ईजी है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ आइस कैन बर्न दी कॉर्निया। कोई भी केमिकल का डायरेक्ट एप्लीकेशन तो हार्मफुल होता ही है। सेकेंड है ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3। अब क्लोरोफॉर्म से सीधा सीधा याद आता है एक वो पिक्चर या ऐसा पिक्चराइजेशन हमें मिलता है कि किसी बंदे ने किसी बंदे को या कुछ भी किडनैप कर लिया है तो उसमें क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया है। अब यहाँ से क्लोरोफॉर्म का क्या फंक्शन निकल कर आता है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और नंब कर देता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो ठीक है फॉर फैट्स, एल्कलॉइड्स एंड आयोडीन। साथ ही साथ इट इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या करता है, एनेस्थेटिक का क्या काम है, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है या जहां पर भी उसका एप्लीकेशन है उसे वो नंब कर देता है। वी कैन नॉट फील द पेन एनी मोर। इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर्स डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से इंसान बेहोश भी हो सकता है। वही किडनैपिंग वाला सीन है ना। क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। यहाँ पर जो पॉइजनस गैस बन रही है वो फॉस्जीन है। CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ये COCl2 बनाता है एंड HCl, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा,
ठीक है, यहां से क्लोरीन निकल जाएगा तो हमें HCl मिल जाएगा, बचा क्या, Cl2 एंड C, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है एंड वी गेट COCl2। फॉस्जीन पॉइजनस गैस होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि क्लोरोफॉर्म्स को जनरली डार्क बॉटल में रखते हैं लेबोरेटरी में। ओके, नेक्स्ट है ट्राई आयोडोमीथेन या आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म CHI3 इज द केमिकल फॉर्मूला। ओके, यूज्ड अर्लियर एज एन एंटीसेप्टिक, पहले ऐसा माना जाता था कि एज एन एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज थी वो किसकी वजह से थी, ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन एंड नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। इस कंपाउंड की वजह से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज नहीं थी, इट वाज बिकॉज ऑफ फ्री आयोडीन। फिर इवेंचुअली यूज बंद हो गया। नेक्स्ट है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं, बहुत टाइम से हम इसे देखते आ रहे हैं, तो ये जाना माना एक कंपाउंड है हमारे लिए। क्या यूजेस है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट्स मतलब रेफ्रिजरेटर में जो भी गैसेस यूज होती हैं उनके मैन्युफैक्चर में काम आता है, एंड एज प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसॉल्स। इसके अलावा यूज्ड एज फीडस्टॉक इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फीडस्टॉक मतलब क्या होता है, फीडस्टॉक मतलब कोई भी स्टार्टिंग प्रोडक्ट। ओके, तो सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs की सिंथेसिस में CCl4 यूज होता है एंड अदर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड जनरल सॉल्वेंट यूज। बाकी मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स आर डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस। लाइट हेडेडनेस मतलब रिलैक्स फील होता है, nausea and vomiting which can cause permanent damage to nerve cells. In severe cases these effects can lead rapidly to stupor, coma, unconsciousness or death. ज़्यादा exposure ज़्यादा harm. Exposure to CCl4 can make the heartbeat irregular or stop. When carbon tetrachloride is released into the air, it rises in the atmosphere and depletes the ozone layer. तो एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ये है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स मेनली रिलेटेड होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जैसा बोला भी है, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्रियॉन्स। Freon 1,2 is one of the most common freons in industrial use. Used tetrachloromethane by Schwartz reaction. These are usually produced for aerosol propellants. Again aerosol propellants मतलब अभी तक जितने भी हमने पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स देखे उनमें एक चीज कॉमन है, एरोसॉल propellants, refrigeration and air conditioning. Okay. In stratosphere, freon is able to initiate radical chain reaction that can upset the natural ozone balance. Ozone layer depletion में भी they play an effective role. CFCs को तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और related compound है तो definitely ozone layer को deplete करेगा. ठीक है, last है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन. फेमस कंपाउंड है, स्ट्रक्चर हमें याद नहीं करना है लेकिन देख लो, पढ़ते हैं. द यूज ऑफ DDT increased because of its effectiveness against the mosquito that spreads malaria and lice. अब इसके अगेंस्ट क्योंकि DDT इफेक्टिव था, DDT was used, increased use क्यों था? Because it was effective against the mosquito that spreads malaria and lice that carries typhus. मतलब पहले इसका यूज होता था क्योंकि ये मलेरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव था, मलेरिया मॉस्किटो के अगेंस्ट इफेक्टिव था, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो मलेरिया मॉस्किटो था उसने इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली एंड फिर अल्टीमेटली इसका यूज बंद हो गया या DDT बैन हो गया. Many species of insects developed resistance to DDT जो मैंने आपको बताया, and it was also discovered to have a high toxicity towards fish. Marine life को भी इफेक्ट कर रहा था. DDT is not metabolized very rapidly by animals. Instead, it deposits and is stored in the fatty tissues. मतलब इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है. तो ये कुछ 4-5 हमारे कंपाउंड्स थे. क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं लेकिन स्टिल जानना ज़रूरी है कि क्यों और किस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल हैं या फिर किस तरह से ह्यूमन हेल्थ पर ये हार्म इम्पोज कर रहे हैं. ठीक है, तो दैट इज़ ऑल. ये हमारा हैलो अल्केन्स एंड हैलोअरीन्स का लास्ट लेक्चर था.
इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नेम रिएक्शंस। आपको नेम रिएक्शंस बहुत अच्छे से याद करने हैं, जितने भी करवाए हैं, बी इट केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर प्रेपरेशन वाले। प्रेपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और हर साल इनसे क्वेश्चंस आए ही आए हैं, तो उन्हें हमें अच्छे से करना है। दैट इज़ ऑल। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो शॉर्ट आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, एंड ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दैट इज़ ऑल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।